गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए हमारा पहला सेमेस्टर का जो जियोलॉजी सिलेबस है, जो जियोलॉजी एक साइंस का सब्जेक्ट है, उस जियोलॉजी सिलेबस का हम पहला सेमेस्टर का एक चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पहला सेमेस्टर जो सबके लिए कॉमन है आफ्टर एनईपी। एनईपी आप सबको पता होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, उसकी वजह से क्या हुआ है ना, सारे जो सिलेबसेस है वो सब चेंज हो गए। तो उसके हिसाब से जो भी जियोलॉजी ऑनर्स लिया है, जो भी जियोलॉजी ऑनर्स लिया है, जो कि एक बीएससी साइंस सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में जो भी बीएससी साइंस जियोलॉजी लिया है, उसका जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे पहले सेमेस्टर में। तो सबको एक डाउट हो रहा होगा कि जियोलॉजी जिसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके इंटीरियर पार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सब चीज के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी और इसमें क्या डिफरेंस है ये आज हम लोग समझते हैं। तो देखो, ये है जियोलॉजी और ये है जियोग्राफी। पहले देखो, जियोलॉजी आता है एक साइंस सब्जेक्ट में और ज्योग्राफी आता है एक आर्ट सब्जेक्ट। क्यों? बिकॉज जियोलॉजी में हम अर्थ के स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन, उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स, उसके केमिकल कंपोजिशंस, उसके लेयर्स के कंपोजिशन, मतलब केमिकल, फिजिकल सारा स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में क्या होता है ना, हम ओवरव्यू लेते हैं सिर्फ अर्थ के स्ट्रक्चर और वहां रहने वाले सारे लोगों का, जैसे कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, गोल है वो, और अर्थ में क्या क्या है, इतने लेयर्स है, इतने पानी है, एबायोटिक है, बायोटिक है, ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। प्लस क्या पढ़ते हैं ना, उसके एनवायरनमेंट में रहने वाले जो ह्यूमन है, तो ह्यूमन और उसके इंटरेक्शन में जो भी आ रहा है, जिसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं, वही हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बट जियोलॉजी में वी आर रीडिंग लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर रीडिंग मिनरल्स, केमिकल कंपोजिशंस एंड एक्सेट्रा। So this is the basic difference between geology and geography. So let's start our first topic, which I am going to teach you in our geology syllabus. So today we are going to read one of the very most important topic of the syllabus, that is plate boundaries. We are going to read plate boundaries. What do you mean by plate boundaries? So देखो, हमारा जो अर्थ है वो बना हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट्स। सो हमारे जो important, there are very important plates, there are 20 important plates that make up the whole earth. Understood? Out of which 7 plates are the major plates and 20 plates are the minor plates. So total 27 plates. Out of that 7 plates, only the 20 plates are being distinguished. So let's see. Plate boundaries. So you see here, it's your Earth's surface. In your Earth's surface, you have 7 continents and 5 oceans. So see, you have like 7 continents. Have 7 continents, and you say this is not that good, because we have 7 continents, we have 7 continents and 5 oceans. So which are made up of plates? Here we have 5 oceans. So these are the plates which make up the whole earth, its crust and its ocean. So let's see. Plate boundaries, हमारे 3 टाइप के प्लेट बाउंड्रीज। जो मैं बोल रहा हूँ लिखने में ट्राई करोगे, जो मैं बोल रहा हूँ उसे एक बार अगर नोट कर दोगे तो हमेशा के लिए याद रह जाएगा। एक बार क्लास में सुन लिए, एक बार लिख लिए, माइंड में बार प्रिंट हो जाएगा। प्लेट बाउंड्रीज, तो पहला है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज।
divergent plate boundaries. नेक्स्ट है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. थर्ड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज. एक है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, एक है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज और एक है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज. तो पहले देखते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होता है. तो देखो कन्वर्जेंट मतलब क्या होता है, सबको पता होगा ना, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म. तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. सो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मतलब जब एक प्लेट और एक प्लेट एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं. इधर क्या हो सकता है, एक प्लेट स्टेबल है, एक प्लेट आगे उसके साथ कोलाइड हुआ, या दोनों प्लेट मूव कर रहे हो, दो आगे कोलाइड हुए, या उसका वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इधर वाला प्लेट स्टेबल है और इधर से प्लेट आगे उसके साथ हिट हो रहा है. तो जब एक प्लेट और एक प्लेट एक दूसरे के आसपास आके कोलाइड करते हैं, ऐसे कोलाइड करते हैं दोनों के ये सरफेस पे, जब वो कोलाइड करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज क्या होता है, ऐसे देख लो, अभी तो लोग रिसेंटली ही न्यूज में देख लो कि जो हम लोग का जो साउथ अमेरिका का जो एक प्लेट है या अफ्रीकन प्लेट जो है, जो हमारा अफ्रीकन प्लेट जो है, हम लोग का अफ्रीका कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसा. तो उसका एक यहाँ पे प्लेट बाउंड्री क्या हो रहा है ना, दूर जा रहा है, उससे दूर जा रहा है, इसके बीच में से गैप हो रहा है. तो ये तुम लोगों को देखते हो कि कभी ना कभी न्यूज है, तुम लोग कोई भी चैनल में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला चैनल पे सर्च कर सकते हो कि अफ्रीकन प्लेट बाउंड्री इज डाइवर्जिंग. लिख के रखो अफ्रीकन प्लेट बाउंड्री इज डाइवर्जिंग. तो वहां तुम लोग देखते हैं एक प्लेट क्या होता है, ऐसे दूर जा रहा है, तो क्या होता है, तो उसे बोलते हैं डाइवर्जेंट. जब एक प्लेट बाउंड्री है वो बीच से टूट के अगर एक दूसरे से अलग हो रहा है, या दो प्लेट बाउंड्री पहले से कोलाइड होके थे लेकिन फिर अभी वो दूर जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है ना, उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. फिर है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज. ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज में क्या होता है, क्या जब दो प्लेट मतलब दोनों की मतलब आसपास आ रहे हैं दोनों, लेकिन दोनों के साथ कोलाइड नहीं कर रहे, सिर्फ थोड़ा सा घिस के चले जा रहे हैं. लाइक ये एक प्लेट ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, या ऐसे भी जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा सा घिस के ऐसा चलेगा, इधर चला गया, या ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसा चला गया, ये ऐसे चला गया. तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज. तो समझ में आया, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मतलब दो प्लेट आके से कोलाइड हो गए. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री मतलब दो से जुड़े हुए थे, दोनों अलग हो गए. ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज मतलब जो घिस के आर पार हो गए, मतलब घिस के ये इधर चला गया, इधर चला गया, और कुछ भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है उनके बीच. तो ये हमारे तीन टाइप के प्लेट बाउंड्रीज. अभी इसमें कुछ कंडीशंस हैं, तुम खुद भी सोच सकते हो. एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है बस, तो हमारे टोटल कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री. तो इसमें ही तुम्हें ग्लोब करके जो दिखाया था, जो हमारे 7 मेन प्लेट्स और 20 माइनर प्लेट्स, तो उसमें से क्या होता है ना, कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट होते हैं. क्या होता है, कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट होते हैं, कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट होते हैं, और कुछ ओशियनिक प्लेट होते हैं, और कुछ ओशियनिक प्लेट होते हैं. कॉन्टिनेंटल प्लेट वो प्लेट होते हैं जो कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं, जो मिलके कॉन्टिनेंट्स बनाते हैं या लैंडमास बनाते हैं. ओशियनिक प्लेट बाउंड्रीज वो होते हैं जो ओशन बनाते हैं. So how many oceans do we have and how many continents we have? We have 7 continents and 5 oceans. What are the 7 continents? पता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना. ओके, तो हमारे 7 continents क्या क्या है? पहला है एशिया, पहला है एशिया, फिर है अफ्रीका, फिर है अंटार्कटिका, फिर है साउथ अफ्रीका, फिर है साउथ अमेरिका, फिर है नॉर्थ अमेरिका, फिर है ऑस्ट्रेलिया. हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, और हो गया है यूरोप.
ये हो गए हमारे 7 प्लेट बाउंड्रीज। किसकी प्लेट बाउंड्रीज? कंटिनेंटल प्लेट बाउंड्रीज। ओशियनिक प्लेट बाउंड्रीज क्या होते हैं? जो ओशंस बनाते हैं। तो हमारे 5 ओशंस होते हैं, 7 कंटिनेंट्स और 5 ओशंस। तो हमारे ओशंस में क्या क्या आते हैं? पहला आता है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, फिर होता है आर्कटिक ओशन, फिर होता है पैसिफिक ओशन, फिर होता है इंडियन ओशन, फिर होता है सदर्न ओशन। होते हैं हमारे 5 ओशन। तो ऐसे ही हमारे कुछ कंटिनेंटल प्लेट होते हैं जो कंटिनेंट्स बनाते हैं, और कुछ प्लेट बाउंड्रीज होते हैं जो समुद्र बनाते हैं या पानी वाला जो चीज बनाते हैं, उसे हम लोग ओशियनिक प्लेट बाउंड्रीज बोलते हैं। तो हमारे जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज है, इसमें तो ये भी हो सकते हैं अगर दो कंटिनेंटल प्लेट अगर टुकरा गए तो क्या होगा? अगर एक ओशियनिक और एक कंटिनेंटल टुकरा गए तो क्या होगा? अगर दोनों ही ओशियनिक है तो क्या होगा? ऐसे ये सवाल आ सकता है। तो ये हर एक के केस हम लोग अभी देखेंगे। तो देखो, पहले हम देखते हैं कन्वर्जेंट, पहले देखते हैं कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में वी हैव लाइक अ केस 1। केस 1 में क्या है? केस 1 में क्या हुआ है? अगर एक कंटिनेंट प्लस और एक कंटिनेंट दोनों कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट मतलब अगर यहाँ पर मेरे पास 2 मोबाइल है, ओके, ये कन्वर्जेंट प्लेट है और ये कन्वर्जेंट प्लेट है, अगर ये दोनों एक दूसरे में अगर टकरा रहे दोनों, तो क्या होगा? क्या होगा? जस्ट सोचो क्या होगा? ये प्लेट बाउंड्री, ये प्लेट बाउंड्री, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सोचो, ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, दोनों एक तरफ एक दूसरे के आसपास आके से टकरा गए, तो क्या हुआ? ये बीच वाला पार्ट ऊपर उठ गया। देखो, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, दोनों एक तरफ एक तरफ ऐसे टकरा गए, तो ये एक हाथ जैसा बन रहा है, मतलब एक लैंडमास क्रिएट कर रहा है ऊपर की तरफ। समझ में? एक लैंडमास, ये और ये ऐसे थे, सोच लो ये आधा एक प्लेट बन, ये आधा एक प्लेट बन, दोनों ऐसे एक तरफ आए, दोनों आगे से टकरा गए, तो ये बन रहा है हाथ के जैसे। तो यही है कंटिनेंट प्लस कंटिनेंट जब होता है तब क्या होता है? जब कंटिनेंट प्लस कंटिनेंट होता है तब क्या होता है ना? फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। वो एक फोल्ड स्ट्रक्चर किया नहीं, आगे से फोल्ड स्ट्रक्चर। सो कंटिनेंट प्लस कंटिनेंट जब भी होता है, सो इट क्रिएट्स, ओके, इट क्रिएट्स व्हाट ना? फोल्ड, क्रिएट्स फोल्ड माउंटेन्स। अभी आपको पता है लाइक सबसे बड़ा फोल्ड माउंटेन हमारे इंडिया का क्या है, या पूरे वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा फोल्ड माउंटेन क्या है? और वो ग्रेट एग्जांपल है कंटिनेंट प्लस कंटिनेंट का कन्वर्जेंट का। वो है हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट में जो हिमालयन माउंटेन्स है, वो दोनों कंटिनेंट प्लस कंटिनेंट के कोलाइजन से वो बने हैं हिमालयन माउंटेन। जैसे पहले था यूरेशियन प्लेट, ओके, यूरेशियन प्लेट के साथ हमारा इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एक मेजर प्लेट है, इंडियन प्लेट एक माइनर प्लेट है। तो जब यहाँ यूरेशियन प्लेट था, ओके, यहाँ यूरेशियन प्लेट था, और इंडियन प्लेट क्या हुआ था ना? ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ था, या माडागास्कर के साथ एक जुड़ा हुआ था, ओके। सो ये था मेरा, ये था क्या? ये था हमारा इंडियन प्लेट। तो ये ऊपर गया, फिर क्या हुआ? यहाँ फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हुआ, और ये हमारा इंडिया यहाँ से कोलाइड हुआ, यहाँ फोल्ड माउंटेन्स, मतलब यहाँ हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुआ, हिमालयन माउंटेन फॉर्म हुआ। समझ में आया? पहला केस, जब कंटिनेंट जब एक दूसरे के साथ जब भिड़ाते हैं तब वो फॉर्म करते हैं फोल्ड माउंटेन्स, और एक यंग फोल्ड माउंटेन है
इसका एग्जाम्पल है हिमालय माउंटेन, लिख लो एग्जाम्पल हिमालयन माउंटेन रेंज। फाइन। ये हो गया मेरा पहला केस। अभी मेरा केस जहां पर अभी दूसरा केस, उसमें क्या होता है, ओशनिक प्लस ओशन। सोचो एक ओशनिक प्लेट है जो ओशन बनाता है और एक ओशनिक प्लेट है जो वो भी ओशन बनाता है। सो वो दोनों जब एक दूसरे के साथ जब टकराएंगे तब क्या होगा, ओशनिक प्लेट और ओशनिक प्लेट वो दोनों एक ही एलिमेंट से बने थे। यहाँ पर एक कंटिनेंटल प्लेट है और यहाँ पर भी एक कंटिनेंटल प्लेट है, तो वो दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं, उसी के लिए वो कंटिनेंटल प्लेट है, तो वो दोनों का डेंसिटी सेम है। वैसे ही ये भी ओशनिक है और ये भी ओशनिक है, तो दोनों के डेंसिटी कम है। तो हमें पता है जिसका डेंसिटी कम होता है वो नीचे रहता है और जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो उसके जिसका डेंसिटी कम होता है वो ऊपर चले जाता है, जिसका डेंसिटी ज्यादा होता है वो नीचे आ जाता है। और ओशन देखिए यहाँ पर तो कंटिनेंटल प्लेट में बड़ा हो कि छोटा हो, दोनों का डेंसिटी तो सेम है ना। एक बूंद तेल हो या एक लीटर तेल हो, दोनों डेंसिटी तो सेम ही रहेगा ना तेल का। तो वैसे अगर तुम्हें पूछा जाए कंटिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट में से डेंसिटी किसका ज्यादा होता है, तो क्या बोलोगे? सिर्फ सोचो, ओशनिक प्लेट और कंटिनेंटल प्लेट अगर तुम्हें बोला गया तो किसका डेंसिटी ज्यादा होगा, ओशनिक या कंटिनेंटल? जानते हो? देखो अगर तुम एक मैप देखोगे, एक इंडियन मैप, तो उसमें हमारा कंटिनेंटल प्लेट ऊपर रहता है और ओशन उसके चारों तरफ रहता है। अगर कंटिनेंटल प्लेट ज्यादा डेंसिटी का होता तो हमें क्या मैप में कंटिनेंट दिखता? वो तो पानी के अंदर रहता, क्योंकि कंटिनेंटल प्लेट ज्यादा डेंसिटी का है तो वो नीचे रहेगा नहीं। उसी के लिए कंटिनेंटल प्लेट हल्का होता है और ओशनिक प्लेट भारी होता है, इसलिए ओशनिक प्लेट नीचे रहता है और कंटिनेंटल प्लेट उसके ऊपर रहता है। तो कितना होता है उनका डेंसिटी? कंटिनेंटल प्लेट का डेंसिटी होता है 3 और ओशनिक प्लेट का डेंसिटी होता है अप्रॉक्स कंटिनेंट का होता है 2.7 अप्रॉक्स और ओशनिक का होता है 3। तो इसका डेंसिटी ज्यादा होगा ओशन का, और इसीलिए ओशन नीचे रहता है और कंटिनेंट ऊपर रहता है। तो अभी देखो ये दोनों तो सेम बने रहते हैं, कंटिनेंट प्लस कंटिनेंट सेम डेंसिटी के, इसलिए कोई भी नीचे नहीं जाएगा, तो दोनों ही ऊपर चलेंगे। अभी ओशन प्लस ओशन है, सोचो एक ओशन का प्लेट है और एक ओशन का प्लेट है, दोनों एक के साथ एक आके जब टकराएंगे या टकराएंगे तब क्या फॉर्म होगा? ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ ओशनिक प्लस ओशनिक जब होता है, ओशनिक और ओशनिक प्लेट जब एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं तब क्या फॉर्म होगा? देखो एक ओशनिक प्लेट और एक ओशनिक प्लेट, ओके। सो जब वो टकराएंगे तब क्या होगा ना, कोई एक प्लेट, सोच लो वो एक प्लेट छोटा है या वो एक प्लेट बड़ा है, जो बड़ा होता है वो नीचे चले जाएगा और छोटा है वो उसके ऊपर रहेगा। ये कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक प्लेट जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो थोड़ा ऊपर रह जाएगा और जो थोड़ा ये होगा वो उसको डोमिनेट करके नीचे चले जाएगा। तब क्या होगा, जब ओशनिक प्लस ओशनिक प्लेट जब एक दूसरे के साथ जब टकराएंगे तब फॉर्म होगा आइलैंड आर्क। ये याद रखो, ये टर्म याद रखो, आइलैंड आर्क। व्हाट डू यू मीन बाय आइलैंड आर्क? आइलैंड आर्क क्या होता है? क्या सोचो, देखो यहाँ पर ये ओशनिक प्लेट है और ये ओशनिक प्लेट है, मतलब जब एक दूसरे के साथ जब टकराते हैं तब क्या होता है ना, एक नीचे चले जाते हैं और एक उसके ऊपर आ जाता है। तब जो एक नीचे चले जाता है, हमारे अर्थ के नीचे क्या है? मैग्मा है ना, तो वो मैग्मा ऐसे ऊपर आ जाता है और यहाँ एक लैंड मास क्रिएट करता है ऊंचे ऊंचे। तो सोचो अगर एक ऐसा लैंड मास जिसके चारों तरफ समंदर या पानी है और बीच में एक लैंड है, उसे क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं ना। तो उसी के लिए जब ओशनिक और ओशनिक जब टकराते हैं, जब अंदर का मैग्मा ऊपर आता है और पानी ठंडा रहता है, तो मैग्मा उसके साथ जब उसके साथ टच में आता है तब वो ठंडा हो जाता है और एक लैंड मास क्रिएट करता है।
इसको हम लोग बोलते हैं आइलैंड। सो नेक्स्ट केस 3। सो केस 3 में क्या होगा, देखो दो केस हो गए, आइलैंड मतलब एक कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट, एक ओशिनिक ओशिनिक, और एक रहा क्या कॉन्टिनेंट प्लस ओशिनिक। सो अभी जो कॉन्टिनेंट प्लस ओशिनिक है, तो जो वो क्या, तो जो कॉन्टिनेंट ओशिनिक में पहले क्या बोला था, कॉन्टिनेंट ज्यादा भारी है, ओशिनिक ज्यादा भारी है। ऑब्वियसली ओशिनिक ज्यादा भारी है, मैं बोला था जिसका 3 है और कॉन्टिनेंट का 2.7 है, तो कौन नीचे जाएगा, जब दोनों जब टकराएंगे कौन नीचे जाएगा, ओशियन नीचे जाएगा। तो ओशिनिक में क्या होगा, ओशिनिक का एक जब दोनों टकराएंगे, ओशिनिक का प्लेट नीचे गया, ये रहा कॉन्टिनेंटल प्लेट। फिर वहां पर क्या होगा ना, मैग्मा इरप्ट होगा, लेकिन इधर ये कॉन्टिनेंटल है ना, लैंडमास है, पहले से लैंडमास है, पहले से ये लैंडमास है। अगर यहाँ पे अगर अभी मैग्मा जब निकलेगा, इसके अंदर से जो मैग्मा चैम्बर से जब मैग्मा जब निकलेगा, तो यहाँ पानी नहीं है इसे ठंडा करने के लिए, तो ऐसे ही इसे इरप्ट होगा। तो जब इरप्ट होगा ये क्या बन जाएगा, वोल्केनो बन जाएगा। तो जब कॉन्टिनेंट प्लस ओशिनिक, सॉरी कॉन्टिनेंट, हाँ कॉन्टिनेंट प्लस ओशिनिक जब क्रिएट होता है, तब होता है वोल्केनिक आर्क। और वोल्केनिक आर्क का एक ग्रेट एग्जांपल है योर जापान। जापान इज like a country which is a volcanic arc. So I guess you all have understood the first convergent case. देखिए फर्स्ट कन्वर्जेंट केस हम लोग क्या क्या पढ़े ना, ओशियन और ओशिनिक प्लेट जब कन्वर्ज होते हैं तब आइलैंड आर्क फॉर्म होता है, कंटिनेंट और कंटिनेंट जब कन्वर्ज होते हैं तब क्या फॉर्म होता है, और जब कंटिनेंट और ओशिनिक जब फॉर्म होते हैं तब हमारा वोल्केनिक आर्क बनता है। हो गया, कंटिनेंट और कंटिनेंट जब टकराते हैं तब फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, जिसका ग्रेट एग्जांपल है हिमालय। कंटिनेंट और ओशियन जब होते हैं तब बनता है वोल्केनिक आर्क, जिसका ग्रेट एग्जांपल है जापान। और ओशिनिक और ओशिनिक जब बनते हैं उसका होता है आइलैंड आर्क। तो आज के लिए इतना। फिर हमारा जो बच गया जो हो गया ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। For that, thank you. I hope you all have